To understand how epigraphists and historians work, we will look into two Ashokan inscriptions. तो जो भी आपको पुराने शिलालेख मिलते हैं, इन शिलालेखों को सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो तो पढ़ने का होता है कि इस पे जो लिखा है, जिस लिपि में लिखा है, जिस भाषा में लिखा है वो आप पढ़ सको। एक बार जब आप वो स्क्रिप्ट डिसाइफर कर लेते हो, तो उसके बाद में फिर अगला जो चैलेंज आता है कि जो इसमें बातें लिखी गई हैं, इसका फिर इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, इसकी मदद से जिस कालखंड का ये शिलालेख या फिर ये इंस्क्रिप्शन है, उस कालखंड के इतिहास को कैसे समझा जाए, अब वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इस तरीके के जब भी शिलालेख आपको मिलते हैं, तो 2 तरीके के लोग इस पे काम करते हैं। एक होते हैं एपिग्राफिस्ट और दूसरे होते हैं हिस्टोरियंस। एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो इस तरीके के शिलालेखों पे जो अक्षर मिले हैं, जो लिपि लिखी गई है, इसको पढ़ने में या डिसाइफर करने में आपकी मदद करते हैं या फिर इसमें हेल्प करते हैं। एंड हिस्टोरियंस हिस्टोरियंस क्या करते हैं? इफ एपिग्राफिस्ट ने जब एक बार डिसाइफरमेंट कर लिया, डिसाइफरमेंट करके एक बार जब उसने बता दिया कि यार इस पे जो बात लिखी हुई है वो ये है, इसका मतलब जो है ये बनता है। तो इसको पढ़ने के बाद में जिस टाइम पीरियड का या जिस कालखंड का ये शिलालेख है, उस वक्त की और जो दूसरी आपके पास में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है और इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको फिर साथ में बैठकर उनको देखना कि उसके बीच में कितनी कॉन्ग्रुएंसी है, एंड उसके बाद इसमें जो बात लिखी गई है उसमें कितना एक्सागरेशन है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखवाई, क्या प्रयोजन था, इन सारी चीजों का फिर जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उस इंटरप्रिटेशन में फिर आपके हिस्टोरियंस जो है उनका हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज जो है आपके पास में आता है और फिर इन दोनों का सामंजस्य बिठाया जाता है, स्टडी की जाती है और उसके बाद में फिर कुछ निचोड़ निकल कर आता है, जिसके बेसिस पर फिर इस शिलालेख का इस्तेमाल कर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें पहले एपिग्राफिस्ट जो भी शिलालेख मिला है उसको पढ़ता है, डिसाइफर करता है और पढ़ के आपको फिर उसका मतलब बताता है। उस मतलब को बता चुकने के बाद में फिर हिस्टोरियन किस तरह से उस मतलब का, ऐसे कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालता है, इंटरप्रिटेशन करता है, बाकी आपके जो एविडेंसेस हैं उनके साथ में उनको मैच करता है। पहले तो यही डिसाइड करता है कि ये किस कालखंड का है, उस कालखंड के फिर दूसरे एविडेंसेस के साथ में उसका फिर जो है मैचिंग की जाती है। सब कर करा के फिर अल्टीमेटली उससे कुछ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब ये कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम लोग सम्राट अशोक के जो 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन दोनों इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके हम लोग इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो एनसीईआरटी में ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है, तो वो फोटो मैंने जस्ट की तस आपके लिए लगाई है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है ये एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा था, ठीक है जी। उस इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया गया, डिसाइफर करने के बाद में उसका जो है मीनिंग निकाला गया, उसको समझा गया, उसके बाद में फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये शिलालेख पे जो भी चीजें लिखी थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं। एपिग्राफिस्ट ने अपना काम कर दिया था, आपका पूरा का पूरा जो भी चीजें लिखी थी उस शिलालेख के ऊपर जहां से ये कंटेंट हमने उठाया है उसको पढ़कर उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कर आपको दे दिया, एक से दूसरी भाषा में, दूसरी से तीसरी भाषा में, फिर उसका ट्रांसलेशन वगैरह करना कोई खास मुश्किल नहीं होता है। तो एपिग्राफिस्ट ने अपना काम कर दिया, हिस्टोरियन ने अपना काम कैसे किया वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द किंग, ये इस ब्लॉक की हेडिंग है। Thus speaks किंग देवनम पियादस्सी। तो अब जो है मतलब इस शिलालेख में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अंत में जो राजा देवनम पियादस्ती थे इन्होंने बोलना शुरू किया। देवनम पिया का मतलब क्या? देव जो है जिनके वो जो राजा है वो देवों के प्रिय हैं, और पियादस्ती यानी कि जिनको अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत शुभ है, आपको देखकर अच्छा लगेगा, इनको देखना चाहिए। लिटरल मतलब बनता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिनको देखना आपको अच्छी अनुभूति देता है। तो राजा देवनम, जो देवनम पिया भी हैं यानी कि देवताओं के भी प्रिय हैं, और पियादस्ती भी हैं जिसका मतलब जिनको देखकर आपको अच्छा लगेगा, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। अल्टीमेटली वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्पोजिंग अफेयर्स नॉट फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स। यानी कि मेरे से पहले जो रूलर थे या मेरे से पहले जो लोग राजकाज करते थे, इन्होंने एक तो जो भी मसले हैं इनको सुलझाने के लिए, जो भी मैटर वगैरह चल रहे हैं इनके डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। साथ ही साथ रेगुलर रिपोर्ट्स वगैरह अलग अलग इलाकों से आपको मिलती रहे, इसकी कोई व्यवस्था मेरे से पहले वाले राजाओं ने नहीं करी थी। बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। पति वेदक्स शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ पीपल एट ऑल टाइम्स। मगर मेरे से पहले वालों ने इस तरीके के अरेंजमेंट नहीं किए थे, बट मैंने इसके अरेंजमेंट किए। अरेंजमेंट क्या किया है? पति वेदक्स हैं। पति वेदक्स कौन है? जो इन्फॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं। जैसे मुगलों के टाइम पीरियड पे हरकारे हुआ करते थे, वो दौड़ते हुए आते थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती थी, राजा कहीं पे भी बैठा हो वो बिना
उनको कोई रोकता भी नहीं था और वो घुस जाया करते थे और जाके फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सुना दिया करते थे। तो जैसे हरकारे हुआ करते थे उसी तरह से सम्राट अशोक के वक्त में इन्फॉर्मेशन जो आपको लाकर देने वाले थे इनको कहा जाता था पति वेदक या फिर पति वेदकास। ये पूछा जा सकता है कि पति वेदक या पति वेदकास कौन थे, तो अपने को याद रखना है रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आया करते थे। ये सीधा सीधा एक एमसीक्यू बन सकता है, जनरली लोग ध्यान देते नहीं है इस तरीके के टर्म्स वगैरह पे और एक नंबर आपका सीधा सीधा चला जाएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं वो भी देखें। पति वेदक या पति वेदकास क्या करते थे, रिपोर्ट्स लेकर आते थे, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे ये अस्तित्व में थे। तो पति वेदक शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल द टाइम एनीवेयर वेदर आई एम ईटिंग इन द इनर अपार्टमेंट, इन द बेडरूम, इन द काउ पेन, बीइंग कैरिड पॉसिबली इन अ पैलेंक्विन और इन द गार्डन। तो मैं चाहे कहीं पर भी हूं और कुछ भी कर रहा हूं, पति वेदक मगर उनको कोई रोकेगा नहीं और वो आके मेरे को किसी भी वक्त पे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। चाहे मैं अपना खाना खा रहा हूं, चाहे अपने खुद के निजी कक्ष में बैठा हुआ हूं, अपने बेडरूम में हूं, चाहे मैं अपने काउ पेन में हूं यानी कि गौशाला में हूं, या फिर मुझे अगर पालकी में बैठा के कहीं पर लेकर जाया जा रहा है तो भी पालकी रुकेगी और मैं पहले रिपोर्ट सुनूंगा, उसके बाद फिर अपना जहां भी जा रहा हूं उसको जाऊंगा। मगर पति वेदक जो है मुझे किसी भी वक्त आकर इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं। गार्डन में घूम रहा हूं तो भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मगर आपको रिपोर्ट मेरे को किसी भी टाइम लाकर अगर मेरे को देनी है तो आपको लाकर देना पड़ेगी। और एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर। और इस तरीके से फिर मेरे पास जब भी कहीं से कोई रिपोर्ट आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है मैं तो मैं वो काम करूंगा। लोगों की जो भी समस्या है मुझे पता चलेंगी इन रिपोर्ट्स वगैरह की मदद से, मैं एट द सेम टाइम उसका निपटारण करूंगा। उस वक्त पॉसिबल नहीं है तो फिर जितना जल्दी मैं रिपोर्ट मिलने के बाद में निपटारण कर सकता हूं मैं निपटारण करूंगा। ऐसा ये सारी इंफॉर्मेशन सम्राट अशोक के ने लिखवाई है एक पर्टिकुलर शिलालेख के ऊपर, उसको कहीं पर टंगवाया था। वो शिलालेख फिर 2500 साल बाद हमको मिला है और उस शिलालेख को पढ़कर अपने को यह बात पता चलती है कि सम्राट अशोक, जिनको यहाँ पे किंग देवनम पिया या पियादस्ती के नाम से बुलाया गया है। एक और बात याद रखिएगा कि शब्द जो उनका नाम है अशोक, ये इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या बोला गया है, राजा देवनम पिया पियादस्ती। इन्होंने क्या बोला था, पहले मेरे से पहले किसी तरीके का कोई इस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह का को रिसीव करने का और उस पर एक्शन लेने का कोई अरेंजमेंट मेरे से पहले वाले राजाओं ने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। ये जो पति वेदक हैं जो रिपोर्ट लेकर आएंगे, ये पति वेदक या पति वेदकास किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, मगर इनको कोई रोक टोक नहीं है। जैसी रिपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा और उस अफेयर को डिस्पोज ऑफ करूंगा। अब ये सारी बात जो है शिलालेख के ऊपर लिखी हुई अपने को मिली है। अब यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया, हिस्टोरियंस ने इसको कैसे एनालाइज किया और इसके बेसिस पे फिर इन्होंने किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन निकाली है और उसका क्या इस्तेमाल किया, वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इसके ऊपर राजा का नाम नहीं लिखा, या फिर यूं बोलूं कि सम्राट अशोक का जो नाम है, नाम अशोक, ये कहीं पर भी इस पूरे इंस्क्रिप्शन पे मेंशन नहीं है। इसकी जगह पर दो टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला टाइटल तो ये देवनम पिया, जिसका मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ईश्वरों को प्रिय, और पियादस्ती, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो यहां से अपने को अभी तक क्लियर नहीं है कि यार ये जो रूलर है इसका नाम देवनम पिया है, इसका नाम पियादस्ती है, देवनम पिया पियादस्ती है, या इसका नाम कुछ और है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। देवनम पिया टाइटल है या नाम है, पियादस्ती टाइटल है या नाम है, या कोई रूलर है जिसका नाम अशोक है उसके लिए सारे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पे बस इतना पता है कि ये दो टाइटल का इस्तेमाल किया गया है। सम्राट अशोक का जो नाम है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। Name Ashok is mentioned in some of the inscriptions along with these titles. Thus, all such inscriptions were examined. अब हुआ यह कि ये इंस्क्रिप्शन अपने को मिला जिसपे राजा का नाम देवनम पिया है, पियादस्ती दिया गया है। अब ये मिल गया, इसको आपने डिसाइफर किया और पढ़ लिया। अब आपको ऐसा लगा कि यार होगा कोई राजा देवनम पिया नाम का या पियादस्ती नाम का, जिस इलाके में ये पूरा मिला है, हो सकता है इस इलाके में रूल करता हो। पहला इंटरप्रिटेशन आपका ये बना। मगर फिर कुछ वक्त के बाद में आपको एक और शिलालेख मिल गया कहीं पे, उसमें भी देवनम पिया और पियादस्ती शब्द का इस्तेमाल किया गया, मगर उसके साथ में एक और शब्द इस्तेमाल किया गया और वो है सम्राट अशोक। यहां से हिस्टोरियंस का दिमाग ठनका है। उन्होंने बोला यार जो पहला इंटरप्रिटेशन किया है कि ये राजा देवनम पिया पियादस्ती नाम का कोई रूलर है और ये रूल किया करता था, ये गलत है। ये देवनम पिया और पियादस्ती एक्चुअल में नाम नहीं है, नाम तो अशोक है, ये इसके लिए टाइटल इस्तेमाल किए जा रहा है। तो यहां से जैसे इनके दिमाग में एक बात आई कि यार एक जगह अपने को देवनम पिया पियादस्ती मिल रहा है, एक जगह देवनम पिया पियादस्ती और अशोक, तीन चीजें मिल रही हैं। यहां से फिर इन्होंने बोला कि यार जितने ऐसे शिलालेख हैं जिसपे देवनम पिया और पियादस्ती लिखा हुआ है या देवनम पिया पियादस्ती और अशोक शब्द इस्तेमाल किए गए, सबके सब लाओ। इस तरीके के सारे आपके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको फिर बैठकर एग्जामिन किया गया, सबका जो है इंटरप्रिटेशन करवाया गया, सबको जो है पढ़ा गया, सबके मतलब निकाले गए और सबको जो है फिर स्टडी किया गया। अब इन सबको स्टडी करने के बाद हिस्टोरियन को कुछ बातें पता चली। सबसे पहली बात, ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसपे ये तीन शब्द आपको मिलते हैं, देवनम पिया, पियादस्ती और अशोक, हो सकता है इसमें से कहीं पर देवनम पिया और अशोक का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है कहीं पे पियादस्ती और अशोक का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है कहीं पे देवनम पिया और पियादस्ती का इस्तेमाल किया गया और अशोक का इस्तेमाल ना किया गया। इस तरीके के सारे शिलालेखों को पढ़ चुकने के बाद में इन लोगों को कुछ बातें पता चली। पहली बात तो इनको यह समझ में आई कि सारे के सारे शिलालेखों में जो बातें लिखी गई हैं वो मोर और लेस एक जैसी हैं, इनमें जो कंटेंट है वो मैच करता है, यानी कि जो बातें कही गई वो एक जैसी। इसको ऐसे समझें कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री की किताब है
तो हिस्ट्री की किताब चाहे सीबीएसई की हो, चाहे आईसीएसई की हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स की हो, कंटेंट उसमें मोर और लेस सेम रहता है। एक आध कोई चैप्टर किसी जैसे राजस्थान का हो गया तो राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ चैप्टर एडिशनल ऐड हो जाएंगे, मगर जो आपकी जनरल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी उसमें शामिल रहेगी। इसी तरह कोई मध्य प्रदेश का अगर कोई आपकी किताब होगी तो उसमें एमपी की हिस्ट्री थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे, रानी दुर्गावती के ऊपर एक चैप्टर दे देंगे, मगर जो बाकी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो तो आपकी उसमें पढ़ाई जाएगी। तो ओवरऑल जो कंटेंट है आपको अगर कोई सब्जेक्ट है उसका सेम मिलेगा। मैथ्स की किताब अगर आप 12th की उठा लें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके टॉपिक होते हैं, 12th में पढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने मैथ्स लिया होगा, अगर यूपीएससी वगैरह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 12th में बड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब चाहे आप एमपी बोर्ड से पढ़ो, राजस्थान बोर्ड से पढ़ो, चाहे तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ो, चाहे सीबीएसई से पढ़ो, ये चैप्टर आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, पर्टिकुलर क्लास का आप किसी भी बोर्ड से पढ़ो, मोर और लेस कंटेंट जो है उसमें एक जैसा आपको देखने को मिलता है। वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ, आपको जो कंटेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देवनम पिया, पियादस्ती और सम्राट अशोक या अशोक, ये नाम जहां जहां पर आ रहे हैं जिन शिलालेखों में, उनको स्टडी करके पता चला कि सबका कंटेंट मैच करता है। थोड़ा बहुत 19-20 का कहीं पे फर्क होगा, बट मोर और लेस जो है कंटेंट एक जैसा है। दूसरा, जो राइटिंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली सेम है, जो जनरली शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक जैसा है। एक ही तरीके की जो है वो लिपि इस्तेमाल में लाई जा रही है, एक ही तरीके के जो है आपके उसमें अलंकरण जो होते हैं, राजा को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो राइटिंग स्टाइल जो है वो मैच करती है, लैंग्वेज जो है वो मैच करती है, और पेलियोग्राफी यानी कि वो जो एंशिएंट आपकी जो पूरी डेट्स हैं और जो पूरा आपका टाइमलाइन है वो मैच करती है। ये एक ही वक्त में, एक ही कालखंड के वक्त में जो है लिखे गए हैं, इनको एक ही वक्त में जो बनाया गया। जब ये सारी बातें खूब आप कह सकते हैं डिटेल रिसर्च करने के बाद पता चली, तो उसके बाद में हिस्टोरियंस ने कंक्लूजन निकाला कि ये हो ना हो, ये सारे के सारे जो आपके टाइटल्स, ये जो सारे के सारे शिलालेख हैं, ये एक ही राजा के द्वारा इशू किए गए। जब एक बार आप इस कंक्लूजन पर आ गए तो उसके बाद फिर आपने ये सोचना शुरू किया कि यार ये शिलालेख मिल कहां से रहा है। पता चला कि वो कांधार से मिलना शुरू होते हैं, तो करते 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 आपका पटना तक या बिहार का पूरा इलाका कवर करते हैं। ऊपर कश्मीर का जो थोड़ा बहुत इलाका है, जम्मू वगैरह का इलाका, वहां से नीचे की तरफ में आओ तो कर्नाटक तक का जो बॉर्डर लग रहा है, यहां तक आपको जो है, या फिर वो जो चोलास की जो बाउंड्री लग रही है, वहां तक आपको ये शिलालेख देखने को मिल रहे हैं। अब जब ये पता चला तो हिस्टोरियंस का दिमाग घूम गया कि यार 2500 साल पहले कोई ऐसा रूलर हुआ करता था जिसने इतने बड़े इलाके के ऊपर अपना अंपायर बनाया था। वहां से उनके दिमाग में एक बात और आई कि 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने जो अंपायर खड़ा किया था, 2500 साल के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अल्टीमेटली फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे बड़ा अंपायर बनाया। इस बीच में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा अंपायर बनाया हो, या जिसने पटना से लेकर या कलिंग से लेकर आपका कांधार तक जो है जीत लिया हो। तो ये बात यहां से समझ में आई, अल्टीमेटली फिर ये क्लियर हुआ। और बाकी फिर जो आपके बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इस कालखंड में मिले सम्राट अशोक से रिलेटेड, उनको पढ़ा गया एंड फाइनली कंक्लूड किया गया कि ये जो रूलर है जिसने इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया या इतना बड़ा अंपायर बनाया, इतने सारे शिलालेख लिखवाए, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स में लिखवाए, ये जो भाषा है और ये सारी चीजें हैं जिसको देवनम पिया, पियादस्ती बोला जा रहा है, ये एक ही आदमी है, ये एक ही रूलर है, और इसका नाम है सम्राट अशोक, या जिनको सम्राट अशोक भी बोला गया है आपका प्राकृत भाषा में। तो ये चीज जो है यहां से क्लियर हुई। इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस का इंटरप्रिटेशन जो है करवाया जाता है। अब साथ ही साथ इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो भी देखते हैं। Ashoka in his inscriptions claims that before him no rulers have made arrangement for receiving reports। अब ये जो पूरा का पूरा शिलालेख है, इसमें ये बोला गया है कि अशोक के पहले, या सम्राट अशोक खुद बोल रहे हैं कि उनके पहले किसी राजा ने इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं कराया था कि उनको रिपोर्ट्स वगैरह अपने शासन में क्या चल रहा है उसकी मिल सके। ये बात कहीं ना कहीं भारत की जो सम्राट अशोक के पहले की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसके पहले भी काफी बड़े अंपायर्स थे, काफी बड़े इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रूलर्स थे, चाहे हिरण्य डायनेस्टी हो या शिशुंग डायनेस्टी रही हो, नंद डायनेस्टी रही हो, तो रूलर्स तो इसके पहले भी काफी पावरफुल रहे थे, सब पूरा इसका जिक्र आता है। तो पॉइंट यह है कि भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जिस तरीके की रही थी, सम्राट अशोक की ये बात गले नहीं उतरती। हो सकता है अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हो कि यार मेरे से पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, मैं मगर देखो ये काम कर रहा हूं, बट कंसिडरिंग भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, ये बात जो है या फिर ये जो क्लेम है, ये पूरी तरह सत्य नहीं लगता। तो यहां से अपने को ये भी समझ में आती है कि कई बार हिस्टोरियंस जो है उनके सामने ये भी आ जाता है कि जो कंटेंट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप आंखें बंद कर जो है उस पर यकीन नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअसली उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। पहले जैसे देवनम पिया और पियादस्ती मिला तो अपन ने सोच लिया कि कोई राजा था देवनम पिया या पियादस्ती नाम का, बाद में उसमें सम्राट अशोक या फिर अशोक वर्ड मिल गया, तो उसके बाद और इंटरप्रिटेशन किया तो पता चला कि यार ये तो टाइटल्स थे, नाम तो जो है अशोक है। उसी तरह से अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया तो उसको पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता। हो सकता है राजा अपने बारे में बोस्ट कर रहा हो, अपने आप को अच्छी इमेज दिखाने की कोशिश में उसने ये सारी चीजें करवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े रूलर्स रहे थे सम्राट अशोक के पहले भी, ये सोचना कि किसी ने ये व्यवस्था ही नहीं करी थी कि उसको उसके अंपायर के बारे में या उसके शासन के बारे में रिपोर्ट मिल रही और वो उसमें फिर कुछ एक्शन भी ना लेता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। तो इस तरीके से कई बार आपको इंस्क्रिप्शंस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका कंस्टेंट असेसमेंट करना पड़ता है, उसको जज करना पड़ता है कि यार इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना एक्सैगरेशन किया गया, और उसके बाद में एकदम निचोड़ कर जो चीज निकल कर आएगी जिस पर आप एकदम कन्विक्शन के साथ में कह सको कि हाँ यार ये चीज जो है वो सही लग रही है, उसकी मदद से हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। तो ये माना जा सकता है कि सम्राट अशोक बड़े
उदार किस्म के रूलर थे, बड़े प्रोएक्टिव रूलर थे और रिपोर्ट्स वगैरह इनको किसी भी वक्त दी जाती थी और ये उसके ऊपर एक्शन लेते थे, सारी चीजें ठीक है। मगर ये नहीं माना जा सकता यहां से कि इसके पहले कोई ऐसा काम करता ही नहीं था और सम्राट अशोक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था वगैरह कराई होगी। तो ये भी जो है एक चीज है जिसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार आपका जो असेसमेंट है उसमें शिलालेखों के ऊपर लिखी गई बातों को एकदम पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता, आपको उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा। Historians sometimes make other assessments as well. For example, if a king's order were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, does that mean passerby used to stop and read all such inscriptions? Most people were probably not literate. Then why such inscriptions were installed at such public places? Did everybody throughout the Indian subcontinent understood the Prakrit used in Patliputra, where such orders of kings inscribed on inscriptions were followed? तो अभी जो हम लोगों ने बात करी कि सम्राट अशोक का जो पूरा शिलालेख हमने पढ़ा और उसके लास्ट के जो लाइंस वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कशन किया, उससे हमको एक बात समझ में आती है कि शिलालेखों पे लिखी हुई हर बात को आप पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। तो जब हम लोग इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस का, शिलालेखों का क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं, जिस कंटेक्स्ट में लिखी गई हैं और कितना एक्सागरेशन है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, सिर्फ उसी का असेसमेंट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से एंगल्स हैं जिससे आपको उस कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी जांच करना पड़ेगी। जैसे कि यहीं पर अगर हम उसी एग्जांपल को आगे लेकर चले तो सम्राट अशोक ने यह किया कि अपने जो शिलालेख हैं, या तो उन्होंने बकायदा एक कहीं पे कोई अगर चट्टान है या फिर कहीं पे कोई पहाड़ी है तो उसके ऊपर उन्होंने अपने शिलालेखों को खुदवा दिया, उसके ऊपर बकायदा आपने जो है अपना जो भी मैसेज आपको देना है वो लिखवा दिया, या फिर आपने बकायदा एक पॉलिश्ड पत्थर का जो है एक पॉलिश्ड पत्थर लिया है और उसके ऊपर आपने अपना मैसेज को इंस्क्राइब करवा के कहीं पे पब्लिक प्लेस में आपने टांग दिया। अब इस तरीके से राजा ने अपना ऑर्डर या फिर अपनी कोई काम किया है उसको हाईलाइट करते हुए या तो किसी नेचुरल रॉक के ऊपर या फिर पब्लिक प्लेसेस में इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर अगर लटका के रखा हुआ है तो इसको देखने के कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला एंगल तो यही बनेगा कि क्या इसका मतलब यह है कि हर जो इस रास्ते पे चलने वाला पासर बाय था, हर जो यात्री था, वो इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो लिखा था उसे पढ़ता था या पढ़ सकता था। दूसरा क्वेश्चन यहीं से फिर ये उठता है कि इस जमाने में लिटरेसी का रेट क्या रहा होगा। अगर आप कहीं पे कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर भाषा में खुदवा के अगर टंगवा रहे, इसका मतलब लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब लोगों को पढ़ना लिखना आता है। मगर हिस्टोरियंस का मानना यह है कि उस जमाने में ज्यादातर लोग लिटरेट नहीं थे या फिर कम से कम उनके पास में अक्षर ज्ञान नहीं था, लिखी हुई चीज शायद वो नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर ये इतने इंपॉर्टेंट रूट्स पर इतने सारे शिलालेखों को लटकाने का क्या सेंस बनता है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो यही बनती है कि भाई मैक्सिमम लोगों को पढ़ना लिखना आता था और वो पढ़ लिख सकते थे, तभी आपने इन संदेशों को, इन इंस्ट्रक्शंस को, इन मैसेजेस को आपने इतनी बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पे लटकाया है। मगर उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी, जिस तरीके से एजुकेशन दिया जाता था, समाज में जो डिफरेंशिएशन हो गया था, इस सब चीजों के बेसिस पे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। इनफैक्ट ज्यादातर पॉपुलेशन लिटरेट नहीं थी या कम से कम उनके पास में अक्षर ज्ञान नहीं था। तो फिर ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस को आपने ऐसे पब्लिक स्पेसेस पे क्यों इंस्टॉल करवाया है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सम्राट अशोक ने अलग अलग लिपियों का, अलग अलग स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया है अपने संदेशों को अलग अलग जगहों पे लिखवाने के लिए, मगर भाषा प्रोमिनेंटली एक ही इस्तेमाल हुई है और वो है प्राकृत। और प्राकृत में भी कई सारे वेरिएशंस थे, उसमें भी प्रोमिनेंटली जो प्राकृत इस्तेमाल हुई है वो पाटलिपुत्र या उसके आसपास जो, या यूं बोलना चाहिए कि मगध में प्रोमिनेंटली जो बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी वो वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अब यही प्राकृत आपको अफगानिस्तान में भी मिल रही है, यही प्राकृत जो है कर्नाटक के इलाकों में भी देखने को मिल रही है, यही प्राकृत गैंगेटिक वैली के इलाके में भी देखने को मिल रही है। इसी प्राकृत में आपने कलिंग में भी जो इंस्क्रिप्शंस टंगवा रखे हैं। इससे फिर एक और सवाल उठता है कि क्या सब लोगों को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उस वक्त में प्राकृत समझ में आती थी, या फिर ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शंस कुछ खास लोगों के लिए लिखवाए गए थे जो इस पर्टिकुलर भाषा को समझ सकते थे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनके भी जवाब आपको तलाशने पड़ते हैं या इस तरीके के क्रिटिकल असेसमेंट आपको करना पड़ता है। एक और चीज की, राजा ने इतनी जगहों पर अपने ऑर्डर्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने दिशा निर्देशों को अगर लटकाया था, इसको अगर पब्लिक डिस्प्ले में रखा था, तो इससे फिर एक ये सवाल भी उठेगा कि क्या राजा का इसके बेसिस पे ये मानना था कि सब लोग उसके इन ऑर्डर्स को मानेंगे ही मानेंगे, या फिर क्या सम्राट अशोक की इतनी पकड़ थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कि वो अपने ऑर्डर्स को कंप्लाई करवाते थे, सब लोग उनके ऑर्डर्स को मानते ही थे, चाहे डर से मानते हो, चाहे राजा के सम्मान में मानते हो, बट उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया ही जाता था। इस तरीके के फिर जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब भी तलाशना जरूरी हो जाते हैं, या अगर जवाब ना भी मिले तो कम से कम असेसमेंट करते वक्त आपको इन सारे सवालों के जवाब, ये सारे सवाल पूछना पड़ते हैं, इन एंगल से असेसमेंट करना पड़ता है। यहां से आपको और कई नए डायरेक्शंस मिल सकते हैं जिसमें रिसर्च की फिर जरूरत महसूस हो। जैसे यहीं पर ये जो 3 बातें आती हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर या जो पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर जो आपके पब्लिक रास्ते थे, राजमार्ग वगैरह थे, वहां पे कोई नेचुरल रॉक मिला, आपने उसके ऊपर अपना संदेश खुदवा दिया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, कोई रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पर आपने अपना संदेश लटका दिया। तो आप बेसिकली संदेश देना किसे चाह रहे हो, जनता को देना चाह रहे हो, या फिर जो आपके जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रेड
इन्वेड करने वाले आने जाने वाले हैं, उनको आप ये संदेश देना चाह रहे हो। आप एक्चुअल में संदेश देना चाह रहे हो कि आप शो करना चाहते हो कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और आप ये इच्छा रखते हो कि ये जो फिर संदेश है दूसरे इलाकों में भी पहुंचेगा, दूसरे देशों में भी आपकी वाहवाही होगी, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा फिर यही सवाल कि इतना आपने अगर लगवा के रखा हुआ है तो फिर क्या इसका मतलब लिटरेसी रेट कितना रहा होगा, क्या उस वक्त के एजुकेशन के बारे में हमारा जो मानना है या फिर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये सवालबाजी उठ जाता है। तीसरा फिर वही कि हर जगह अगर प्राकृत लिखवाई जा रही है, क्या प्राकृत लिंग्वा फ्रैंका हुआ करती थी, पूरे भारत में बोली समझी जाती थी, या फिर आपने इसको सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए वहां पे लटका रखा था, लिखवा रखा था कि भाई इन्हीं लोगों को समझ में आएगी, बाकी लोगों को दिखे तो दिखे, ना दिखे तो ना दिखे, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ना ठीक। और लास्टली कि इन सारी बातों को सच में माना भी जाता था या नहीं माना जाता था, कितनी लेटर और स्पिरिट में इन बातों को फॉलो किया जाता था, ये असेसमेंट भी अगर आप करोगे तो दो बातें होंगी। एक तो आपको इन शिलालेखों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, और क्रिटिकल असेसमेंट होगा तो कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक आपसे नहीं होगी, ये पर्टिकुलर चीज के एनालिसिस में जो गलतियां होती हैं उससे आप बच सकते हो। दूसरा यह कि आपको नए रूट्स मिल जाएंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जरूरत है, ताकि उस वक्त के हिस्ट्री को और अच्छे से समझा जा सके। जैसे प्राकृत भाषा पे रिसर्च यहीं से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में निकल कर आएगा। उस वक्त में लोगों की क्या लिटरेसी रही होगी, पढ़ने लिखने के क्या संसाधन थे, क्या तरीका था ज्ञान हासिल करने का, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स आ जाएंगे जिसपे और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, तो इससे और ज्यादा इनरिचिंग एक्सपीरियंस जो है बनकर तैयार होगा। और इस तरीके के सवालों के जवाब ऑब्वियस सी बात है आसानी से मिलेंगे नहीं, तो इसमें फिर बहुत धैर्य लगेगा, बहुत सब्र लगेगा, एंड यही कहीं ना कहीं हिस्ट्री का मजा है। हिस्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं कि कहानी की तरह पढ़ी जाती है, हिस्ट्री डायनेमिक है, और लगातार इस तरीके के सवाल पूछने और इनके कंसिस्टेंट असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हिस्टोरिकल राइटिंग भी बदलती है, और उसी के बेसिस पर इतिहास की हमारी समझ भी जो है वो डेवलप होती चली जाती है। एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, और उससे बात और ज्यादा हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखते हैं द एंग्विश ऑफ द किंग। अब एक और इंस्क्रिप्शन उठाया गया होगा, कहीं से इनको मिला होगा, और उस इंस्क्रिप्शन का फिर ट्रांसलेशन हुआ होगा प्राकृत से, तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसका जो भी ट्रांसलेशन है या उसका जो भी एक्सर्प्ट है वो हमको एक ब्लॉक के रूप में यहाँ पे बताया है, जिसकी हेडिंग दी गई है द एंग्विश ऑफ द किंग। तो इसको स्टडी करते हैं, इससे हमको ये बात जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी और अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं, when the king Devanampiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of Kalingas, present day coastal Odisha, was conquered by him। यानी कि जब राजा देवनम पियादस्ती जो कि हमारे सम्राट अशोक हैं, उनको रूल करते हुए 8 साल हो गए थे, इनका शासन 8 साल का हो गया था, तो अपने शासन के 8वें साल में इन्होंने कलिंग का जो इलाका है यानी कि जो कोस्टल उड़ीसा है उसको जीता था। 150,000 men were deported, 100,000 were killed and many more died। लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं उनको उनकी जो है जनहानि हुई थी, उनको अपने इलाके को छोड़ के भागना पड़ा था। लगभग 1 लाख लोग के करीब जो है लोग इसमें और इस युद्ध में मारे गए थे। 1.5 लाख के करीब जो है लोग इधर उधर आपके निर्वासित हो गए, और इस पूरी जंग में लगभग 1 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे जमाने में जब पॉपुलेशन भारत की बहुत कम हुआ करती थी, 1-1.5 लाख लोगों का विस्थापित हो जाना और 1 लाख लोगों का मारा जाना अपने आप में बहुत, आप कह सकते हैं, अनइमेजिनेबल लेवल का स्लॉटर था। ऐसे समझिए कि कम से कम 25 से 30 लाख मौत आज की तारीख में हो जाए, उस लेवल का जो डिवास्टेशन है, उस लेवल का डिवास्टेशन कलिंग की लड़ाई में उस जमाने में हुआ था। आफ्टर दैट, now that the country of the Kalingas has been taken, Devanampiya is devoted to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to the instruction and to instructing the people in Dhamma। अब जब एक बार इन्होंने कलिंग को जीत लिया, उसके बाद राजा देवनमपिया जो थे उन्होंने अपने आप को धम्म की पढ़ाई में या फिर धम्म को समझने में पूरी तरीके से डिवोट कर दिया। बहुत इंटेंसिटी के साथ में उन्होंने धम्म को पढ़ना शुरू किया है। एक तो उनको धम्म के प्रति जो है एक प्रेम है, लगाव है, साथ ही साथ वो लोगों को धम्म का इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी धम्म का परीक्षण या उसकी स्टडी कर रहा है। आगे, धम्म एंड दिस इज द रिपेंडेंस ऑफ देवनमपिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगास। तो क्योंकि कलिंग की लड़ाई में 1.5 लाख लोगों को निर्वासित होना पड़ा, लगभग 1 लाख के करीब लोग मारे गए, इतने बड़े लेवल पर जनक्षति जो हुई है, इससे सम्राट अशोक क्यों काफी ज्यादा कह सकते हैं अंदर से उनमें काफी गिल्ट है, काफी रिपेंटेंस है, तो वो अपने एक तरीके से पाप का प्रायश्चित करना कह लीजिए, उन्होंने जो कलिंग की को जीतने में जो इतनी ज्यादा मारकाट हुई है उसको रिपेंट करने के लिए वो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को धम्म की पढ़ाई में उन्होंने पूरी तरह से लगा रखा है। फॉर दिस इज कंसिडर्ड वेरी पेनफुल एंड डिप्लोरेबल बाय देवनमपिया दैट व्हाइल वन इज कॉन्करिंग एन अनकॉन्कर्ड कंट्री, स्लॉटर, डेथ एंड डिपोर्टेशन ऑफ पीपल टेक्स प्लेस देयर। क्योंकि सम्राट अशोक का ये मानना है, देवनमपिया का ये मानना है कि अगर कोई जीतने के लिए किसी देश को आता है बाहर से, तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़े लेवल पर मारकाट होती है, बहुत बड़े लेवल पर लोगों का विस्थापन होता है, और ये होता ही होता है। इससे जो जनहानि हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा पेनफुल है। अब ये जो शिलालेख है ये 2-3 बातें बताता है। पहला तो ये कि ये शिलालेख कलिंग की जो लड़ाई थी, कलिंग की जो विजय थी अशोक की, उसके बाद में हुआ।
दूसरा अपने को यह पता चलता है कि जब अशोक को रूल करते हुए 8 साल हो गए थे तो अपने शासन के 8वें साल में उसको कलिंग में विजय हासिल हुई थी। तीसरा ये कि अपने सारे जितने भी कंक्वेस्ट इन्होंने किए थे, पटना से लेकर अफगानिस्तान जीत डाला था, इस पूरी प्रोसेस में इतनी मारकाट नहीं हुई थी जितना कलिंग को जीतने में हुई थी। मतलब कलिंग के लोगों ने जमकर रेजिस्टेंस दिखाया था। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े लेवल पर स्लॉटर हुआ था, इतने बड़े लेवल पर मारकाट हुई थी, जिसके चलते राजा का दिल भी जो है, जिसने इतना बड़ा अंपायर बनाया था, वो कोई हंसी खेल में या प्यार से तो बना नहीं होगा। मारकाट दूसरी जगहों पर भी हुई होगी, जंग दूसरी जगहों पर भी लड़ी गई होंगी, बट पॉइंट यह है कि शायद इतने बड़े लेवल पर स्लॉटर का सामना नहीं करना पड़ा। कलिंग में इतनी जबरदस्त बैटल्स हुई थी, इतना जबरदस्त आपका जो है रेजिस्टेंस दिखाया गया था उस वक्त के कलिंग के लोगों के द्वारा, कि 1 लाख के करीब लोगों की मृत्यु जो आज 30-40 लाख कैजुअलिटीज कहीं पर हो जाए उसके इक्विवेलेंट है। इस सब चीजों ने सम्राट अशोक को भी हिला के रख दिया था। इन सारी बातों के बारे में अपने को पता चलता है इस पर्टिकुलर शिलालेख से, या फिर ये शिलालेख जिसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमको ये सारी बात समझ में आती है। और इन सब चीजों के चलते सम्राट अशोक का जो है दिल भर आया था, तो अब उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, धम्म की तरफ में वो गए। धम्म की तरफ में क्यों गए, उसका जवाब यह है कि बुद्धिज्म में हिंसा वगैरह को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता। उस वक्त का जो सनातन धर्म था या वैदिक रिलीजन था, उसमें हिंसा होती थी। क्षत्रियों का तो बकायदा कर्म जो है वो शस्त्र और वो पूरा का पूरा और शस्त्रों का इस्तेमाल करना और युद्ध लड़ना हुआ करता था। तो उस टाइम पीरियड के सनातन से अगर आप बुद्धिज्म को कंपेयर करेंगे, उसमें बिल्कुल शस्त्र वगैरह की बात नहीं थी। और इस बीच में यहाँ पे इतनी मारकाट हो चुकी थी, इतनी हानि हो चुकी थी कि इनका जो है दिल भर आया था। तो इनका ख्याल ये था कि अब प्रायश्चित का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए धर्म की पढ़ाई में अपने आप को लगाया है। साथ ही साथ अपने इनके बाद में भी कोई इतनी भयानक लेवल की मारकाट ना करे, इस बात को समझते हुए अपने लोगों में भी धर्म का प्रचार कैसे किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक धर्म के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें अपने को यहाँ पर समझ में आती हैं। इस पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा हमारा इंस्क्रिप्शन है, इसको पढ़कर हमको समझ में आता है, जिसकी हेडिंग दी हुई है द एंग्विश ऑफ द किंग। This inscription is showing anguish of Ashok after Kaling war and his changed attitude towards warfare। तो साफ दिख रहा है कि कलिंग की जंग के बाद में अशोक जो थे वो किस तरीके से उनके अंदर कह सकते हैं एक प्रायश्चित का भाव उठा था, एंड किस तरह से वॉर को लेकर, हिंसा को लेकर उनका एटीट्यूड इसके बाद में बदल गया था। बट प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी ऑल्दो फाइंड अशोकन इंस्क्रिप्शन इन प्रेजेंट डे उड़ीसा बट रियलाइज दैट सच एंग्विश इज मिसिंग इन दिस इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो बात हम लोगों ने पढ़ी जिसमें ये सम्राट अशोक रिपेंट कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। सम्राट अशोक की एक बड़ी पॉजिटिव इमेज बनती है पढ़ने वाले की नजर में कि यार ये कितना अच्छा राजा था, इतनी जंग हुई और सारी चीजें हुई, उसके बाद में इन्होंने अब जो है एकदम आपकी हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये कितना तकलीफ में है इन बातों को लेकर, इनको कितना दर्द है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, और जंग जब भी होती है तो हमेशा मारकाट होती है, और इस तरीके की बातें, कितना सुलझा हुआ इंसान है, देखो प्रायश्चित कर रहा है वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये इंस्क्रिप्शन पढ़कर तो सम्राट अशोक की यही इमेज बनती है। पॉइंट यह है कि इस तरीके के अशोकन इंस्क्रिप्शंस जिसमें सम्राट अशोक को बड़ी तकलीफ है कलिंग के वॉर को लेकर, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिला है, बस वहां नहीं मिले जिस पर्टिकुलर जगह पर जिस जगह को लेकर सम्राट अशोक के मन में तकलीफ है। यानी कि कलिंग में इस तरीके का इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। कलिंग में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले जरूर हैं, मगर इस तरीके का इंस्क्रिप्शन जिसमें उन्होंने तकलीफ जताई हो, कलिंग के वॉर को लेकर दर्द बताया हो, इस तरीके का एक इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में कम से कम आज तक तो नहीं मिला। अब यहां से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठता है कि यार तुम्हें जंग को लेकर तकलीफ है, हिंसा को लेकर तकलीफ है, तुम धर्म की पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें पूरे तुमने अपने अंपायर में इस तरीके के शिलालेख लगवा दिए कि जंग लड़ना बुरी बात है और ये सारी चीजें, मगर जिस जगह पर ये सारी मारकाट हुई और जिसके चलते तुम्हारे मन में ये एंग्विश आई है, उस जगह पर तुम्हारा एक भी शिलालेख इस तरीके का नहीं मिल रहा जिसमें तुमने ऐसी बातें करी। वहां पे तुमने दूसरे शिलालेख लटकाए, मगर ये वाला शिलालेख नहीं लटकाया, इस तरीके की बातें तुमने नहीं करी है। यहां से फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन कि आखिर ऐसा किया गया है तो क्यों किया गया। एक अगर हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या अशोक अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, लोगों के मन में अपने एक अच्छी इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इतिहास में जब कलिंग के वॉर के बारे में लिखा जाएगा तो वॉर उसने शुरू किया था, इतने लोग उसने मरवा दिए, उसकी बड़ी एक नेगेटिव इमेज बनेगी। तो क्या इसके चलते वो कोशिश कर रहा है कि उसको जो एक अच्छे राजा के तौर पर याद रखा जाए, जिससे गलती हुई बट उसने गलती को एक्सेप्ट किया और रिपेंट किया। क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि दूसरे इलाकों में जब कलिंग की विजय के बारे में संदेश जाएगा और पता चलेगा कि अशोक ने एक पर्टिकुलर इलाके को जीतने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग मरवा दिए और 1.5 लाख लोगों को जो है आपका निर्वासित करवा दिया, उनके घर से उनको जाने पर मजबूर कर दिया, तो उसकी जो इमेज बनेगी, इसके चलते कहीं उसके अंपायर में दूसरे इलाकों में स्थिरता ना हो जाए कि बड़ा जालिम किस्म का राजा है, ये राजा है, कल को हमारे साथ ऐसा ना कर दे, तो उसको बचाने के लिए कि नहीं यार गलती हो गई है, मगर राजा फिर भी जो है अब रिपेंट कर रहा है, इसलिए उसने सारी चीजें करवाई हैं। और कलिंग में इसलिए नहीं लटकाया क्योंकि उसका मानना यह है कि कलिंग में अगर मैंने इसके बारे में बात करी और लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो ये बड़ी तकलीफदायक मेमोरी है, वहां पे कहीं फिर लोगों के मन में गुस्सा ना उभर के आ जाए, फिर कहीं रिवोल्ट विवोल्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए नहीं लगाया। इस तरीके के जो सवाल है
अब इनका पूछना बनता है, अब यहां पर इंस्क्रिप्शन का असेसमेंट होगा तो ये सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि आपके पास में एविडेंस है, सम्राट अशोक खूब तकलीफ में है, इमोशनल है, फलानी ढिकानी चीजें हैं, ये अपने को इस ये जो ट्रांसलेशन है ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। मगर तुम जिस जगह को लेकर तकलीफ में हो उस जगह पर तुम इस तरीके का एक भी इंस्क्रिप्शन अगर नहीं मिल रहा तो फिर यहां से प्रश्न उठते हैं और फिर अपने जज्बातों को एक तरफ रखकर आपको इसका क्रिटिकल असेसमेंट करना बनता है। Now question arises why such inscriptions showing anguish and remorse were not installed in Odisha। वही बात जो मैंने कही कि इस तरीके के तकलीफ और रिमोर्स से भरे हुए आप प्रायश्चित कर रहे हो, इस तरीके के संदेश वाले इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में क्यों नहीं लटकाए गए? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, उड़ीसा में नहीं मिलता। हाउ शुड वी इंटरप्रेट दिस फैक्ट? अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए? वही जो बातें मैंने करी कि क्या चाहते थे, ये इमेज बिल्डिंग कर रहे थे या फिर उड़ीसा में इस चीज को इन्वोक करना ठीक नहीं लगा उनको, उनको समझ में इस तरीके से हम जो है इसका असेसमेंट कर सकते हैं। इज इट दैट द एंग्विश ऑफ रीसेंट कंक्वेस्ट वाज टू पेनफुल इन द रीजन? वही बात कि क्या ये जो भी लड़ाई खत्म हुई है इसके चलते इतना नुकसान हो चुका है कि इस रीजन में अगर इस पे बात की गई तो और हो सकता है कि कल को रिवोल्ट हो जाए, लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है, उसको और हवा लग जाए, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। देयरफॉर द रूलर वाज अनेबल टू एड्रेस द इशू देयर। इसलिए आप कलिंग की विजय के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो कलिंग के इलाके में, बाकी पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां आप काम पाया उस पर बात कर रहे हो, या सिर्फ आप इमेज बिल्डिंग कर रहे हो और आपको कोई दो पैसे का दर्द नहीं है। और ये बौद्ध धर्म वगैरह पढ़ना चलो आपका अपना हो सकता है, पहले से भी पढ़ रहे हो, किसको पता है, मगर आप बाकी लोगों को संदेश दे रहे हो कि बाकी जगहों पे ऐसी जबरदस्त मारकाट नहीं होगी एंड मुझे बड़ा दर्द है, तकलीफ है इस तरीके से, और ताकि आपकी एक जालिम राजा की इमेज ना बने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे खड़े होते हैं, और जब आप फिर असेसमेंट करोगे तो फिर आपको इस तरीके के सवालों का जवाब तलाशना पड़ेगा। जवाब मिले ना मिले, कम से कम आपके पास में एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस चीज को लेकर, और एक एविडेंस के साथ में, एक सपोर्टिंग एविडेंस के साथ में कम से कम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उस पर फिर यही है कि एक आदमी पूरा आंसर कभी नहीं हासिल कर सकता, और फर्दर लोग जब रिसर्च करते हैं तो करते 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 कभी अल्टीमेटली और नए पहलू निकल कर आते हैं, पता चला कि 50 साल बाद कुछ और नया शिलालेख निकल कर आ जाए, उसमें हमको इन सवालों के जवाब मिल जाए। तो इस तरीके से करते करते जो है आपकी हिस्ट्री एनरिच होती चली जाती है। मगर ये तरीका होता है जिसकी मदद से शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन कर अल्टीमेटली निचोड़ के आपने ऐसे समझे कि आपने एक पर्टिकुलर कपड़े को निचोड़ के उसमें से जो बहुत सारा पानी निकला है उसमें से भी आपने सिर्फ 5 या 7 बूंदें, 8 बूंदें जो है फैक्ट के तौर पर रखनी है, बाकी सबको आपने छोड़ देना होता है। इतना असेसमेंट कर कोई फैक्ट्स को निकालकर हिस्टोरिकल राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है जब इंस्क्रिप्शंस का डिसाइफरमेंट होता है और उनको स्टडी किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस अगर मिलते भी, शिलालेख अगर कहीं पे मिल भी जाते हैं, तो हिस्टोरिकल राइटिंग में इनका इस्तेमाल करते वक्त में इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। इस पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शन की स्टडी और इससे जो नॉलेज मिलता है इसमें भी काफी सारे जो है दिक्कतें और शॉर्टकमिंग्स हैं। तो वो क्या क्या है, उनको फिर कैसे डील किया जाता है, वो सारी बातें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। देखते हैं